मालदा और बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव है। यह बंगाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला चुनाव है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए निर्वाचन आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार दिया है। दरअसल अदालत को यह टिप्पणी तब करनी पड़ी जब अदालत ने यह देखा कि चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में किस तरह भीड़ उमड़ी और कोविड-19 का तेजी से प्रसार हुआ। इस टिप्पणी को आधार बनाते हुए ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर साथ दिया है जोरदार निशाना, और इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी वापस बुलाने की मांग की है। और क्या कहा है ममता बनर्जी ने, आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के संपन्न हुए मतदान की, इस दौरान कहां पर हिंसा की घटनाएं हुई, और खास तौर पर अभिषेक बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने क्या दावा किया है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिन्होंने डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर फिर साधा है निशाना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी की। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कथित प्रकोप के लिए उसे सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार दिया। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी तथा न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में अधिकारियों को कोविड-19 नियमों के अनुसार प्रभावी कदम उठाते हुए और उचित प्रबंध करके 2 मई को करूर में निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि करूर निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव में 77 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। ऐसे में उनके एजेंट को मतगणना कक्ष में जगह देना काफ़ी मुश्किल होगा। इससे नियमों के पालन पर असर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग के वकील ने जब न्यायाधीशों को बताया कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं तो पीठ ने कहा उसने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप का रास्ता साफ कर दिया था। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि वे 2 मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उधर ममता बनर्जी ने मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए निर्वाचन आयोग पर फिर निशाना साध दिया है। ममता बनर्जी ने अगले चरण के मतदान में केंद्रीय बलों को हटाने की भी मांग की है ताकि राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी का स्वागत किया जिसमें कहा गया कि संक्रमण के प्रसार के आरोप से निर्वाचन आयोग बच नहीं सकता। उत्तर कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों की बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, मैं मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग दोनों ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया कर कोविड-19 प्रभावित राज्यों से लाए गए करीब 2 लाख केंद्रीय बलों के जवानों को वापस भेजा जाए जो स्कूलों, कॉलेजों और सुरक्षित आश्रयों में रह रहे हैं और कोविड-19 प्रबंधन को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से 75% वायरस से संक्रमित हैं। कृपया कर उन्हें अंतिम चरण के चुनाव से हटाया जाए। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत सोमवार को हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान संपन्न हुआ। अधिकतर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लोग कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते हुए अपने अपने मतदान केंद्रों पर अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखे। 7वें चरण में मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान जिलों की 9 विधानसभा सीटों तथा दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों की 6 सीटों और कोलकाता की 4 सीटों के 12,068 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं और वह इसी क्षेत्र की निवासी भी हैं। यहां वोट डालने के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी सत्ता में वापस आएंगी। अभिषेक ने निर्वाचन आयोग पर भी जोरदार निशाना साधा।
I'm extremely confident from whatever little I've gathered by meeting people across the length and breadth of the state. And there are 2 more phases of polling left. Today we are on the 7th phase of the polling. And Bengal has already completed polling in about 213 odd seats. And from whatever little I have gathered, in my own experience and wisdom, I am extremely confident that Mamata Banerjee is going to come back with 2/3 majority. चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में, वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है, क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। सारे राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो, सबने लिखा है, सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, Politics is for the people. People are not for politics. You have to understand that. इस बीच आसनसोल क्षेत्र से टकराव की कुछ घटनाएं सामने आई, जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सायोनी घोष ने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र पर अवरोध पैदा करने की कोशिश की। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने इन आरोपों को निराधार बताया और दावा किया कि अपनी हार सुनिश्चित देख घोष इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं। रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र में भी एक मतदान केंद्र पर उस वक्त हो हल्ला हुआ जब भाजपा उम्मीदवार जनरल सुब्रत साहा के एजेंट पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विद्या भारती स्कूल में महिला मतदाताओं ने आरोप लगाया कि मोहन राव उनके हाथ पकड़कर मतदान केंद्र की ओर खींचकर ले जा रहा था। इस आरोप के बाद मोहन राव को हिरासत में ले लिया गया। मोहन राव ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अधिकारी ने कहा, हमें इस संदर्भ में एक शिकायत मिली है और जांच चल रही है। उधर जमुरिया विधानसभा क्षेत्र में वाम मोर्चे के उम्मीदवार आयशी घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके एजेंट को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। कोविड-19 की दूसरी लहर और सुरक्षा के इंतजामों के बीच राज्य की 34 सीटों पर सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हुआ। मतदान शाम 6:30 बजे तक चला। राज्य में 6 चरण का मतदान पहले ही समाप्त हो चुका है। आखिरी और 8वें चरण का मतदान गुरुवार को होगा और मतों की गिनती 2 मई को होगी। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड-19 रोधी टीके, बाहरी भीतरी सहित अन्य कई मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा का व्यवहार राज्य की संस्कृति और विरासत के अनुकूल रहा। डिजिटल माध्यम से एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, 8 चरणों के चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने जनता को गुमराह करने और बाहरी भीतरी तथा संस्कृति का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उकसाने के सभी प्रयास किए। और यह मालदा जो अच्छे नाम से जाना जाता था, उसको ममता जी के कुशासन में एक तरीके से बम बनाने वाली फैक्ट्री, तस्करी और तस्करी के साथ साथ नकली नोट छापने वाला स्थान बन गया। मित्रों, हमको यह मालदा को बदलना है। यह मालदा उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को जोड़ने वाला जिला है। हमें मालूम है कि इसके उन्नयन से बंगाल का कितना विकास होने वाला है और हर दृष्टि से इसको आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। लेकिन कुशासन के कारण और ममता जी के कुशासन के कारण जो इसका विस्तार होना चाहिए था, जो इसका विकास होना चाहिए था, जो इसकी सड़कें बननी चाहिए थी, जो यहाँ पर रोजगार के साधन बनने चाहिए थे और जिस तरीके से इस क्षेत्र का उन्नयन होना चाहिए था, वह वंचित रह गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो चुनाव है, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही नहीं है। यह चुनाव मालदा और बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव है। यह बंगाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला चुनाव है और यह चुनाव विकास की नई कहानी लिखने वाला चुनाव है और उसमें मालदा भी, उसको भी सोनार बंगाल बनाना है, उसमें भी असोल परिवर्तन लाना है और यह असोल परिवर्तन लाने के लिए आप सब लोगों को वहां से गोपाल चंद्र साहा जी को चुनाव में जिता करके भेजना है, इसकी हमको चिंता करनी होगी। मित्रों, हम जानते हैं कि किस तरीके से
तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, इस संस्कृति से को नकारना है और इस संस्कृति को नकार करके नए विकास की कहानी लिखनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मालदा की जनता भी इसमें आगे बढ़कर इस काम को पूरा करेगी।